हम आपके सामने फिर से हाज़िर हैं। जैसा कि आपको पता होगा, वर्तमान समय में पटवारियों के ट्रांसफ़र की एक नीति आ गई है और काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न्स हैं। हालाँकि हमने लगभग सारी कन्फ्यूज़न्स के लिए वीडियोज़ हमारे डाले थे और 2 वीडियोज़ में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश भी की थी। फिर भी काफ़ी सारी उसके बाद भी कन्फ्यूज़न आ रही है लोगों को, तो हमने कहा एक बार और आपको शॉर्ट में डिटेल बता दें। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था म्यूचुअल रोस्टर व सारी चीज़ों के बारे में, और हाल ही में हमने एक और वीडियो शेयर किया था जिसमें आपको ट्रांसफ़र के बारे में दिया हुआ था। ठीक है? तो हम अब आपको बता देते हैं कि कैसे चीज़ों को और मैनेज कर सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सारा पे जो अप्लाई करते हैं अपन, है ना? उसके लिए तो सबसे पहले हम एक बार आपको बता दें, हमारा जो संविलियन नीति आई है, उसके लिए हम एक बार जो कल आदेश आया उसकी ब्रीफिंग एक बार हल्की-सी कर दें, ताकि आपको कन्फ्यूजन्स ना रहें। ठीक है, तो इस तरीके का आवेदन भी हमने बना दिया है, सारे फॉर्मेट्स गूगल ड्राइव में डले हैं जो डिस्क्रिप्शन पे डला हुआ है, तो इसलिए आप लोग इसमें परेशान बिल्कुल ना होएँ, ठीक है? 2017 में जो आई थी संविलियन वो भी हमने एक बार उसको गौर किया, तो ये हमारी 2025 की संविलियन है, ठीक है? ये जो हमारे पत्र आए हैं, ये जो हमारा पत्र है ये क्या कह रहा है, सबसे पहले पात्रता की बात करता है, तो ये बात करता है कि सभी लोग इसमें पात्र हैं, जो भी पटवारी हैं, वो सभी लोग इसमें पात्र हैं बशर्ते 16 फरवरी 2024 के पहले के होंगे, तो उनके लिए कोई भी अलग से नियम, शर्त या न बाध्यता नहीं है। लेकिन यदि 16 फरवरी 2024 के बाद के कोई नियुक्त पटवारी हैं, जैसे जो अभी 3rd या 4th काउंसलिंग कर रहे होंगे, अंडर ट्रेनी होंगे, उनके लिए भी सेम चीज़ें लागू होंगी। वो केवल 3 कंडीशंस पे ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आराम से पढ़ें, मैं बार-बार कह रहा हूँ आपसे, हड़बड़ाएँ बिल्कुल नहीं। 14 से लेकर 20 तारीख तक खुला है, फॉर्म भरने में केवल 3 मिनट लगता है, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। हाँ, लास्ट में ओटीपी आने में 12 से 15 मिनट लग जा रहा है, वो मैं मान सकता हूँ, और फॉर्म सबमिट होने में उसके बाद 3 से 5 मिनट अलग लगेगा। लेकिन पूरा फॉर्म भरने में केवल 3 मिनट लगेगा, तो इसलिए घबराएँ बिल्कुल नहीं, है ना? आराम से भरें, आपके पास 5-6 दिन हैं, लगभग पूरे-पूरे 6 दिन हैं। तो पहले फॉर्म को अच्छे से, ये जो पत्र आया है इसको अच्छे से पढ़ें, एक-एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ें, कहीं कोई डाउट हो तो आप हमको बताएँ, हम उसका निदान आपको देंगे। जैसे कि इसमें आपने पढ़ा कि पहली शर्त है कि पटवारी की पति-पत्नी यदि शासकीय कर्मचारी है और अलग-अलग जिले में पदस्थ हैं। तो अब इस कंडीशन में हम आपको आगे बताएँगे कि कहाँ पर कैसा, कौन-सा, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अभी हम आपको बेसिक बात बता रहे हैं, ठीक है? ये देखिए, तो इस तरीके की जो चीज़ है, पहली चीज़, मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक टीचर है, एक पटवारी है, और टीचर टीकमगढ़ में है और पटवारी जो है वो जबलपुर में है। अब जो दोनों में से जिसके लिए आसान और जहाँ पर परिवार रहता हो, वहाँ के लिए वो व्यक्ति, मतलब पटवारी, आवेदन कर सकता है, ठीक है? यदि दोनों पटवारी होते तो फिर जहाँ पर फैमिली रहती है या जहाँ पर ईज़ी कन्वीनियंस है वहाँ पर ट्रांसफ़र करा सकते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो पटवारी है केवल वो ट्रांसफ़र करा पाएगा, तो यदि उसकी पत्नी किसी शासकीय कर्मचारी है और किसी विभाग में पदस्थ है, तो पटवारी उसके जिले में जाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। ठीक है? जो भी पटवारी हो, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, यदि मान लीजिए पति टीचर है या पति श्रम विभाग में है या पति किसी अन्य विभाग में है, पुलिस में है, ठीक है? और या फिर तो पत्नी आवेदन दे सकती है, और पत्नी यदि है, एएनएम है मान लीजिए, टीचर है, डॉक्टर है, तो पति आवेदन दे सकता है। दूसरी कंडीशन है, आराम से पढ़ें, सब में ऑब्लिक लगा है, कॉमा लगा हुआ है। पहली तो विवाहित महिला, यानी कि यदि कोई पटवारी है और महिला पटवारी है ना? तो यदि वो विवाहित है, दूसरा विधवा है, तीसरा तलाकशुदा है, चौथी परित्यक्ता महिला पटवारी है, ठीक है? तो यदि इनमें से 1, 2, 3, 4 कंडीशंस में यदि कोई महिला पटवारी है, तो वो आवेदन कर सकती हैं इसमें। दूसरा, यदि कोई पटवारी है, उसको गंभीर बीमारी है, कैंसर है, किडनी डायलिसिस है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, या किसी और गंभीर बीमारी से पीड़ित है, ठीक है? और पटवारी का श्रेणी का पद रिक्त हो, यानी कि वही जो हमने आपको बताया था पिछली बार, मान लीजिए जनरल से है और जनरल से फीमेल कोटा है या जनरल से मेल कोटा है, और इन सब कैटेगरी के अंदर आता है, बीमार है, कैंसर है, कोई गंभीर बीमारी है, उसके तहत यदि वो जाना चाहता है, तो जिस जिले में वो जाना चाहता है, वहाँ पर उसकी कैटेगरी का वो पद रिक्त होना अनिवार्य है। तीसरी बात है, आपसी आधार पर संविलियन के मामलों में प्राप्त आवेदन, यानी म्यूचुअल ट्रांसफर्स। अब म्यूचुअल ट्रांसफर्स में बहुत सारे लोगों को सबसे बड़ा डाउट है कि मान लीजिए हम जनरल से हैं, तो क्या हम ओबीसी के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो इसमें इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि दोनों आवेदनकर्ता की श्रेणी उपश्रेणी एक ही होनी चाहिए। अब ये इसलिए है, हमने जैसे कल भी बताया था, आप आवेदन कर सकते हैं। एसटी का व्यक्ति जनरल से ट्रांसफर का आवेदन कर सकता है, करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात कहाँ पर फँसेगी, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति जबलपुर से, जनरल का व्यक्ति भोपाल से एसटी के व्यक्ति के साथ स्थानांतरण कर रहा है, तो भोपाल से जब एसटी का व्यक्ति जाएगा तो वहाँ पर एसटी का पद खाली होगा, और यहाँ से जब जनरल का व्यक्ति जाएगा तो यहाँ पर जनरल का पद खाली होगा। मान लीजिए भोपाल में जनरल का पद खाली था,
तो यहाँ से जो व्यक्ति गया है वो वहाँ पर जॉइन कर लेगा। लेकिन यहाँ पर यदि एसटी का पद खाली नहीं है जबलपुर में, तो इस व्यक्ति का एसटी का वहाँ से रिलीव करके यहाँ पर आवेदन खारिज हो जाएगा। इसीलिए सरकार ने इस बार पहले से ही ये श्रेणी लगा दी है, क्योंकि पिछली बार काफ़ी सारे पटवारियों के साथ ऐसा ही हुआ था, है ना? लगभग 100 में से मान के चलिए आप 70 लोगों ने यदि म्यूचुअल का आवेदन दिया था पिछली बार, तो 70 में से 55 से 50 लोग तो आ गए थे आराम से आपस में, लेकिन फिर भी 15 से 20 लोग फँस गए थे इसी चक्कर में, है ना? इसका प्रतिशत आप टोटल में कैलकुलेट कर सकते हैं, हम तो एक रफ बता रहे हैं आपको। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। इसके बाद एक और चीज़ जो शासन ने बोली वो ये बोली कि यदि किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं हुई है या परिवीक्षा चल रही है, तो उसकी नवीन जिले में परिवीक्षा एज़ इट इज़ चलेगी। ठीक है? यानी कि जैसे 3 महीने हुए थे, 4 महीने हुए थे, जो भी हुआ था संविलियन में संविलियन के पहले सेम वहाँ पर परिवीक्षा आपकी वैसे ही काउंट होगी। इसके बाद जो आपकी नस्ती है, ठीक है? जो आपकी जाँच, दंड, विशेष दायित्व के संबंध में कोई नस्ती है, उसकी जानकारी पुराने जिले से नए जिले में एज़ इट इज़ भेजी जाएगी। फिर संविलियन करने की जो संख्या का निर्धारण है, वो सामान्य प्रशासन विभाग की जो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी थी, जिसमें हमने परसेंटेज वाइज़ आपको बताया था, उसके हिसाब से लागू होगा। देखिए, हम आपको दिखा देते हैं ये। आप ये देख सकते हैं, जो हमने रोस्टर में बताया था पिछली बार भी, ये परसेंटेज लिखा हुआ है ना? किसी जिले में 200 से 400 पद हैं, तो वहाँ पर 40 प मतलब लगभग 15% का गुणा लगेगा, ठीक है? 1001 से 2000 है, तो वहाँ पर 10% का गुणा लगेगा। तो इस हिसाब से ये जो रोस्टर की गणना ये 2000 जो इसकी आई है, 29 अप्रैल की जो पत्र आया है, इसके आधार पर इसकी गणना होगी संख्या की, ठीक है? फिर ऐसे पटवारी जिनके विरुद्ध कोई लोकायुक्त या आपराधिक प्रकरण लंबित है, वो इसमें अपात्र हो जाएँगे। इसके बाद आता है इसकी प्रक्रिया। तो प्रक्रिया वही है जो पिछली बार थी, लेकिन जिनको पिछली बार की प्रक्रिया नहीं पता है उनको फिर से बता दें कि प्रक्रिया के तहत आपको वेब जीआईएस में आपकी आईडी होना चाहिए। जिनकी नहीं बन पाई है वो इसको बनवा लें, 1 से 2 दिन में सक्रिय हो जाती है। इसलिए बोल रहा हूँ बनवा लें क्योंकि नए बच्चों की शायद नहीं बनी है। जिनको हल्का आवंटित नहीं था उनकी आईडी भी बहुत दिनों से निष्क्रिय हो गई होंगी। वो भी हल्का आवंटित करा के इसको सक्रिय करा लें, क्योंकि शासन का जो 29 अप्रैल का पत्र आया था उसमें उन्होंने साफ कहा है कि संलग्नीकरण समाप्त करके सबको पदस्थ किया जाए। तो हो सकता है उसके कारण आपका आईडी ना ले रहा हो, तो आईडी वो करवा लें। जैसे ही आपकी वेब जीआईएस की आईडी हो, है ना? तो आप म्यूचुअल भी जिससे करा रहे हैं उसकी भी आपको वेब जीआईएस की आईडी लगेगी, क्योंकि फिर आप सारा में जाएँगी, सारा में जाकर इसका ऑनलाइन आवेदन कर दें, वर्ग उपवर्ग चुन लें और वहाँ पर 3 विकल्प हैं, ठीक है? तो जिले की प्राथमिकता के हिसाब से कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी आपको एक भी भर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि कई लोग कन्फ्यूज़ है 3-3 जिले भरने हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक जिला भी आप भर सकते हैं, ठीक है? ऑनलाइन प्रोसेस के बाद ऑफ़लाइन इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, ऑफ़लाइन आपको आवेदन या कोई भी दस्तावेज़ नहीं देने हैं। देखिए, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, 2.12 साफ लिखा हुआ है। अब एक और चीज़ है जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं कि ये 2.10 जो कहता है कि स्थानांतरण के लिए प्रत्येक जिले के पटवारियों द्वारा निर्धारित अवधि में भेजे गए सभी एप्लीकेशन फॉर्म यानी ऑनलाइन संबंधित जिले के अधीक्षक, प्रभारी अधीक्षक को प्रदर्शित होंगे मतलब दिखेंगे उनको, ठीक है? तो आपको अलग से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पर भी जाकर आवेदन मार्क कराने की, आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप अच्छे से समझ लें, ठीक है? फिर भी ऑफ़लाइन आवेदन कब देना है? जब आपको जिले के अंदर ट्रांसफ़र कराने हैं, यानी आपको तहसील का ट्रांसफ़र कराना है, तो आपको जिले के अंदर आवेदन देने होंगे, ठीक है? क्योंकि उसके लिए कोई भी ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। हाँ, कुछ लोग उसमें आईएफएमआईएस में कर रहे हैं, वो एक अलग जिले का मैटर है, ठीक है? उसमें आप अनुमोदन लगा सकते हैं, आपको जिसका लगाना हो वो हम आपको आगे एक बार बता देते हैं, ठीक है? इसमें संवीक्षा एवं विनिश्चय आ गया कि आवेदन पत्रों की जो संवीक्षा होगी, उसके बाद संविलियन हेतु पात्र और अपात्र की सूची जो है वो आयुक्त भू अभिलेख द्वारा विभाग को जारी की जाएगी, ठीक है? संविलियन जो आदेश होगा वो राज्य शासन के अनुमोदन से सीएलआर महोदय द्वारा जारी होगा। इसकी शर्त यही है कि जो हमने आपको पिछली बार भी बताया था कि जिस जिले में संविलियन चाहा गया है, उस जिले में यदि पद रिक्त होगा, तभी संविलियन किया जाएगा, ठीक है? और आरक्षण के रोस्टर को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। उसको ध्यान में रख के ही संविलियन किया जाएगा। यानी जनरल के यदि किसी जिले में 10 पद हैं, तो 10 पद ही भरे जाएँगे। किसी जिले में जनरल के 3 पद हैं, मतलब 30 पद हैं कुल में, तो 30 पद ही भरे जाएँगे, 30 से अधिक की पदस्थापना नहीं की जाएगी। फिर पदभार ग्रहण करने का हमने पिछले आदेश में भी देखा था अपन ने कि 15 दिन के अंदर भार मुक्त करना होगा और 15 दिन के भीतर आदेश होने के बाद नए जिले में जाकर ज्वाइन करना होगा, ठीक है? जिले के अंदर पदस्थापना जो है वो जिला कलेक्टर महोदय द्वारा की जाएगी और यदि किसी भी पटवारी द्वारा उसकी गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा। संविलियन आदेश में किसी प्रकार की संशोधन की अनुमति नहीं होगी। एक बार यदि संविलियन का आदेश हो गया तो उसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा। संविलियन पर एक बार यदि जिला आवंटित हो गया तो उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। एक बार यदि आपने आवेदन कर दिया तो फिर नहीं बदलेगा। प्रशासनिक कारण से यदि कोई संविलियन होता है तो उसमें पटवारी द्वारा नए जिले में पदभार ग्रहण करने पर उस जिले की जो सूची बनेगी उसमें पटवारी की वरिष्ठता उसके संवर्ग में प्रथम नियुक्ति से की जाएगी। यानी 6 यदि किसी की 6 अगस्त 2010 है पदस्थापना, तो नए जिले में जाने के बाद भी प्रशासनिक तौर से
उसकी जो सीनियरिटी है वो वही रहेगी, ठीक है। और जिला आवंटित होने के बाद अनिवार्यता जिले में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। स्वीकृत पदों में आरक्षण को पालन किया जाएगा, और इसके तहत जो विभागीय छानबीन आवश्यकता और रिक्तियां हैं उसके आधार पर जो संविलियन है वो तय किया जाएगा, और इस संबंध में जो विभाग का निर्णय होगा वो अंतिम होगा, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमने बात कर ली उसकी, किसकी, पत्र की। अब पत्र के अलावा हम एक बार आपको थोड़ा सा पीडीएफ में बता दें कि आपको बेसिक तैयारी क्या क्या करनी है, ठीक है। ये हमने पत्र बताया आपको, ये आपने पत्र देख लिया। फिर ये ट्रांसफर का आवेदन है, ये हमने फॉर्मेट डले हुए हैं गूगल ड्राइव पे, आप आराम से देख सकते हैं। इसमें सारे प्रकार के आवेदन है। ये पहला जो आवेदन है नॉर्मल आवेदन है, यानी 2024 के पूर्व का कोई भी व्यक्ति ट्रांसफर कराना चाहता है तो ये आवेदन उनके लिए है, ठीक है। ये आवेदन है। दूसरे में म्यूचुअल का आवेदन है। तीसरे में आपके बीमारी का आवेदन है। चौथे में आपके प्रभारी मंत्री से अनुमोदन का आवेदन है। ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग आवेदन है, 18 पेज हैं इसमें। आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं। इसकी वर्ड फाइल भी हमने गूगल ड्राइव पे उपलब्ध कराई है, ठीक है। सेम आवेदन हमने जैसे बनाया था, ये हमारा आवेदन है, आप देख सकते हैं। इस आवेदन के बाद आप ये देख सकते हैं हमारा जो आवेदन हमारा जमा हुआ, ठीक है। ये उसकी फाइनल पावती है। थोड़ा सा स्लो चल रहा है शायद सिस्टम, मुझे लग रहा है। तो ये उसकी पावती है, आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हम अभी वीडियो में चलते वापस दिखाते हैं। तो अब क्या करना है, हमको गूगल में जाना है, सारा हम टाइप करेंगे, ये आ जाती है sara.mp.gov.in। इस पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड डाल दीजिए अपना, लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर पटवारी संविलियन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। संविलियन पे क्लिक करेंगे, संविलियन का आवेदन, यहाँ पर आपको ये दिख गई पटवारी की डिटेल, ठीक है। यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल है। सबसे पहले जन्म तिथि दी हुई है। गृह जिला चुन लीजिए, आप गृह तहसील चुन लीजिए। हमने गृह जिला चुन लिया, ठीक है। गृह तहसील चुन ली, यहाँ पर हमने गृह जिला गृह तहसील चुनने के बाद यहाँ पर पद पर उपस्थित होने का दिनांक, जिस दिन आप उपस्थित हुए, और दूसरा वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक, ठीक है। तो नियुक्ति का दिनांक और उपस्थित होने का दिनांक लगभग की स्थिति में सेम है, नए बच्चों के लिए और 2018 के बाद वालों के लिए। इसके पहले जो पद पर नियुक्ति होती थी और उपस्थिति होती थी वो अलग अलग समय पर होती थी। नियुक्त तो कर लिया लेकिन अभी उपस्थिति नहीं दी है, ठीक है। मान लीजिए आपकी 6 तारीख को नियुक्ति हो गई, लेकिन आपने उपस्थिति दी 18 तारीख को, तो यहाँ पर उपस्थिति की दिनांक 18 आ जाएगी। इसके बाद पदस्थापना, तो पदस्थापना मतलब कि जिले में आप किस दिन जिले में, इस जिले में जिसमें आप वर्तमान में पदस्थ हैं, इसमें आप कब से पदस्थ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने डाल दी 2 अगस्त 19। अब देखिए भिन्नता है, यानी इसके पहले हम दूसरे जिले में पदस्थ थे, ठीक है। ऑटोमेटिकली जिला तहसील बाकी की चीजें आ रही हैं। सेवा में चयन का वर्ग, तो ये देखिए हल्का आ रहा है, जैसे हमारे में हल्का नहीं था, ठीक है। लेकिन ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का नहीं था। हमने दूसरा का देखा एक, तो उसके में एक हल्का था, तो हमने यहाँ पर हल्का वाला भी आपको दिखा दिया कि हल्का यदि आपका होगा तो आपका हल्का भी दिखेगा। फिर सेवा में चयन का वर्ग, तो चयन का वर्ग यानी अनारक्षित यानी जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति है ना, ट्राइब, और जनजाति, जाति मतलब कास्ट, और जनजाति मतलब ट्राइब, ठीक है। और दिव्यांग मतलब फिजिकली डिसेबल्ड। इस तरीके से आपको यहाँ पर आपने चयन कर लिया उसको, ये श्रेणी आपकी, जिसको आप लोग श्रेणी उप श्रेणी में कंफ्यूज थे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आता है आपका उपवर्ग। उपवर्ग में ओपन, महिला या भूतपूर्व सैनिक, यानी कि ओपन सभी के लिए है। और दूसरा मतलब आपने जनरल से फाइट किया और ओपन फाइट किया है, जनरल से फाइट किया, महिला के रूप में फाइट किया, या भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के रूप में फाइट किया। अब आप यदि यहाँ पर इनमें से कोई भी चुनते थे, ST SC EWS, तो आपको उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा इसमें चूज फाइल में, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर ओपन चुन लिया तो हमको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने, ये देखिए। लेकिन यदि हम हैंडीकैप्ड चुनते, या हम यहाँ पर क्या चुनते, एक्स सर्विसमैन चुनते, तो हमको यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक का सर्टिफिकेट लगता, यहाँ पर हमको दिव्यांगता का, फिजिकली डिसेबल्ड का सर्टिफिकेट लगता, ठीक है। ये देखिए 3 सर्टिफिकेट हमको अपलोड करने पड़ते, ST SC OBC EWS के लिए, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए, और यहाँ पर डिसेबल्ड के लिए। इसके बाद ये दिख रहा है हमारा वर्तमान पदस्थापना जिले में आवंटित कार्य, तो हमने यहाँ पर लिख दिया जिला अभिलेखागार में, सॉरी अभिलेखागार लिख दिया ये, है ना। तो जिला कार्यालय में वेब जीआईएस सेल में कार्यरत, ये हमने लिखा। जैसे ही यहाँ पर निलंबन पर है तो हमने इसको कर दिया नहीं। ये सब अनिवार्य हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको मैं बता देता हूँ, एक ये, ठीक है। उसके बाद ये दोनों, ये अनिवार्य है, इनको आप जल्दी जल्दी में वो ना करें, बिल्कुल आराम से फॉर्म भरें और आराम से फॉर्म पढ़कर ही आगे बढ़ाएं, ठीक है। निलंबन पे नहीं है। इसके बाद चाहा गया जिला, हमने यहाँ पर चुन लिया जो हमको जिला चाहिए, एक ही चुने, 3 का ऑप्शन है, एक ही चुने तो भी आपका फॉर्म भर जाएगा, सबमिट हो जाएगा। आप पत्र पे भी देख सकते हैं, 3 जबरदस्ती ना चुने। मान लीजिए आप भोपाल में है और आपको जबलपुर आना है, और आप जबलपुर की जगह जबलपुर डिंडौरी मंडला भी चुन लेंगे, और मान लीजिए जबलपुर में पद ना होगा, मंडला डिंडौरी में होगा, तो आपको फिर डिंडौरी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप बाद में निरस्त भी नहीं करा पाएंगे, इसलिए जिस जिले में जाना है उस जिले में ही चुने, म्यूचुअल वाले तो खासकर,
ठीक है। फिर पूर्व में जिले में पदस्थ थे तो नहीं। अब स्थानांतरण का कारण, यदि शासकीय सेवा में पति पत्नी, यदि आप शासकीय सेवा में पति पत्नी डालेंगे तो यहाँ पर आपको अपना आवेदन देना पड़ेगा। आवेदन के साथ पति पत्नी यानी विवाहित होने का मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मैरिज सर्टिफिकेट के साथ आपको पति का डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, या तो उनका नियुक्ति पत्र या उनका आईडी कार्ड देना पड़ेगा। तभी माना जाएगा कि आपके पति या पत्नी दूसरे विभाग में दूसरे जिले में पदस्थ हैं। दूसरा, विवाहित महिला पटवारी, विवाहित महिला पटवारी है तो आपको वहां पर अपना आई कार्ड या आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, और आपकी नियुक्ति का जो फॉर्मेट है या नियुक्ति का जो आपका पुराना कोई कागज होगा वो लगाना पड़ेगा। ठीक है। अदरवाइज आई कार्ड कंपलसरी है, जिसमें एसडीएम सर या तहसीलदार या कलेक्टर महोदय के साइन होंगे। उससे आपका वेरीफाई हो जाएगा कि आप महिला पटवारी हैं। फिर विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला पटवारी, इनके यदि कोई एफिडेविट हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, डाइवोर्स के एग्रीमेंट्स हो, ठीक है या हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट हो, तो ये लगाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं, इसमें संलग्न कर सकते हैं आवेदन के साथ। गंभीर बीमारी के मेडिकल सर्टिफिकेट सारे लगाने पड़ेंगे आपको आवेदन के साथ। कोविड का कोई यदि माता पिता पति की मृत्यु है, पत्नी की मृत्यु है, तो उसके डेथ सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे आपको। शासकीय सेवक के स्वास्थ्य संबंधी, यदि खुद कोई व्यक्ति आवेदन कर रहा है वो बीमार है तो उसके मेडिकल सर्टिफिकेट लगेंगे। परिवार स्वास्थ्य यानी माता पिता का स्वास्थ्य, जैसे पुराने लोग, ये पुराने लोगों के लिए लागू होता है, तो माता पिता का कोई स्वास्थ्य है या कोई और परिवार में बच्चे बीमार हैं, कोई है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स, उनका आपसे रिलेशन का सर्टिफिकेट, समग्र आईडी वगैरह, और उनका मेडिकल रिकॉर्ड। फिर संविलियन म्यूचुअल है तो म्यूचुअल में जो साथी है उसका डिटेल और उसका एक आवेदन और आपका आवेदन संलग्न, और अन्य है तो कोई अन्य कारण से। ठीक है। जैसे हमने अन्य कारण में इसमें हमने लिखा क्या कि हमारा गृह जिला कहीं और है, तो हमने उसमें क्या लगा दिया, मूल निवासी प्रमाण पत्र। ठीक है। यहाँ पर हमने कारण लिखा। यदि कारण नहीं लिखेंगे, देखिए आप यहाँ जो भी सिलेक्ट करेंगे वो एज इट इज यहाँ लिखा जाएगा। यदि वो आप उसको नहीं लिखेंगे तो आपको एक एरर आएगा जो हम लास्ट में बता देंगे आपको। ठीक है। ये हमने गृह जिला जबलपुर होने से परिवार के पास स्थानांतरण चाहने बाबत ये लिखा हमने। यहाँ पर हमने विरुद्ध आपराधिक है तो हमने किया नहीं। म्यूचुअल चाहा गया नहीं। यदि यस कर देंगे तो जैसे हम यहाँ पर यस कर देंगे तो वहाँ पर नाम आ जाएगा। ठीक है। ये देखिए हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी डाल देंगे, तो एम्प्लॉय आईडी डालने से हमारा नाम और मोबाइल नंबर आ जाएगा जो रजिस्टर्ड होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक आवेदन लगा देंगे, इस तरीके का आवेदन अपलोड कर देंगे और सेंड ओटीपी कर देंगे। ये देखिए। ठीक है। जैसे ही ओटीपी सेंड करेंगे, बहुत समय लग जाता है, ओटीपी में 10 से 12 मिनट लग रहा है, 2-3 बार में भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओटीपी आप डालेंगे, ये देखिए वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ये इसने बोला पहले तो कारण लिखें, हमने कारण नहीं लिखा था तो हम कारण लिख देंगे। हमने कारण लिखा, अब हमने डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया था तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने का भी ऑप्शन आ गया। डॉक्यूमेंट सबमिट करके फिर से हम ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ये ओटीपी आ गया, एप्लीकेशन नंबर आ गया। ठीक है। ओटीपी आने के बाद हम क्या किया, हमने ओटीपी डाला और सबमिट कर दिया। ये देखिए ओटीपी आ गया, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया। इस पर क्लिक किया, प्रिंट कर देंगे, तो ये देखिए इस तरीके का आवेदन हमारा प्रिंट हो गया। इसी को पावती समझ लीजिए आप। ये देखिए ये इस तरीके से सबसे नीचे लिखा हुआ है कि मोबाइल नंबर क्या है, प्राप्त ओटीपी क्या था और आईपी एड्रेस क्या है और कब आवेदन किया गया। ठीक है। ये देखिए अब आप दोबारा जब संविलियन पे क्लिक करेंगे पटवारी के डैशबोर्ड पे जाके, तो इस तरीके से दिखाएगा कि आपका आवेदन जिला स्तर पर विचाराधीन है और आप इसको दोबारा प्रिंट करके देख सकते हैं। ये एसएलआर लॉगिन में आप जाएंगे तो आपका आवेदन नाम, कारण सब कुछ दिख जाएगा। ये देखिए। ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ये अब ये बहुत सारे लोगों में ये आ रहा है दिक्कत, तो यही दिक्कत आ रही है आपकी, जो मैंने बताया ना कि आप क्या कर रहे हैं, हम लोग जल्दी जल्दी में यहाँ पर हम क्लिक कर दे रहे हैं। ये हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पर जो भी कारण हम सिलेक्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए हमने अन्य कारण उल्लेख करें पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर स्थानांतरण के कारण का संक्षिप्त उल्लेख करें आ गया। यदि हम यहाँ पर जैसे ये देखिए एक जगह पे हमने संविलियन क्लिक किया था, हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए जैसे शासकीय सेवक स्वास्थ्य संबंधी, तो यहाँ पर क्या आ गया, शासकीय सेवक स्वास्थ्य संबंधी में कारण क्या आ गया, कारण अभी नहीं आ रहा, कारण आ जाता है वरना। ठीक है। एक मिनट, कहाँ चला गया कारण का ऑप्शन, ये है ना अन्य कारण। तो ये देखिए यहाँ पर अन्य कारण गायब हो गया, नो आ गया। तो इस तरीके से जब तक आप कारण नहीं लिखेंगे ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए कारण जरूर लिख दें। जो भी आप 2 लाइन 1 लाइन जरूर लिख दें, तो सबमिट करेंगे तो आप आराम से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी को कोई भी दिक्कत आए तो आप हमको कमेंट पे बताइएगा। ठीक है। इसके अलावा एक जो डाउट है वो ये थी कि पति पत्नी एक जगह वाला ऑप्शन चूज करने पे ओटीपी भेजने पर बार बार लिखा आ रहा है कि बाद अप्लाई के लिए कारण चुने, तो कारण चुनने के साथ लिखना अनिवार्य है। ठीक है। उसके अलावा कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो जिनको इश्यूज आ रहे हैं वो मुझे बता दीजिए, मैं उसको देख लेता हूँ, है ना। इसके अलावा और कोई ज़्यादा ऐसे इश्यूज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सारे इश्यूज लगभग क्रॉस चेक किए हैं। तहसील चेंज करना है यदि, तो आपको गृह जिले में मतलब तहसील चेंज करना है तो वही ऑफलाइन आवेदन आप दे दीजिए। ठीक है। आवेदन में प्रति आयुक्त,
द्वारा कलेक्टर या प्रति आयुक्त, डायरेक्ट पूरा मैटर या प्रति कलेक्टर आवेदन आप कोई भी लिख के दे सकते हैं। ऑनलाइन जो आप आवेदन देंगे, वो नॉर्मल आवेदन देंगे आप, उस आवेदन के साथ आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। यदि आप एलिजिबल हैं, तो नॉर्मल आवेदन भी चलेगा जिसमें आपका साइन होना अनिवार्य है। ठीक है? जो भी आप पीडीएफ बनाएँ, जो भी आप वर्ड फाइल बनाएँ, उसमें आपके साइन होना अनिवार्य है। इसके अलावा यदि किसी को कोई और डाउट्स हो, तो आप हमको बताइएगा, हम उसको भी सॉर्ट करके आपको प्रोवाइड कराकर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।